हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिस्गस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूं। जैसा कि आपको इसके टाइटल से भी पता चल रहा होगा, ये केस एक बहुत ही अजीब सा केस है, जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये जो टीचर थी जिसने ये सारा कांड किया, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेवकूफ भी थी। वो बहुत सी अजीब सी हरकतें इस केस में लगातार करती जा रही थी, जिसे सुनकर काफी वियर्ड सा लगता है। तो सीधे चलते हैं हम अपने केस की तरफ। ये केस है रिबेका जोइन्स का, जिसका जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1993 को। रिबेका अपने पेरेंट्स के साथ यूके में रहती थी। यूके में लिवरपूल के ठीक बाहर उनका छोटा सा टाउन था। ये कहा जाता है कि रिबेका की एक बहुत ही हैप्पी लाइफ थी। उनके परिवार में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। रिबेका की एक बहन भी थी और इन दोनों बहनों में रिबेका ही बड़ी थी। इन दोनों ही बहनों को उनके पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छी लाइफ देने की कोशिश की थी, और ऐसा करने में ये लोग कामयाब भी रहे। इन्होंने अपनी दोनों ही बेटियों को सब कुछ दिया, जितना भी ये कर सकते थे उनके लिए किया। लेकिन उसके बाद भी जो रिबेका थी, उसके अपने थोड़े बहुत स्ट्रगल्स रहे थे। उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी बीच में डाउन रही थी। उसको एंजाइटी हो जाती थी, और उसके साथ स्कूल में बुलिंग भी की गई थी। स्कूल में बुली होने के कारण उसके साथ ईटिंग डिसऑर्डर्स की भी समस्या आ गई थी। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था। हम कह सकते हैं कि उसका बचपन काफी हैप्पी था, और साथ ही उसकी फैमिली लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल थी। अपना हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद ये यूनिवर्सिटी पहुंची, और ये बताया जाता है कि रिबेका एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, और देखा जाए तो उसका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर था। रिबेका की जिंदगी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और थी, और वो था उसका बॉयफ्रेंड। जब वो अपने हाई स्कूल में थी तभी से उसका एक बॉयफ्रेंड बन चुका था, जिसका नाम इस केस में कहीं भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसका नाम रिवील नहीं किया गया था। जब ये लोग केवल 15 ईयर्स ओल्ड थे, तब से ये लोग आपस में डेटिंग कर रहे थे। और हम कह सकते हैं कि ये लोग हाई स्कूल स्वीट हार्ट्स थे। अब ये लोग यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके थे। अभी भी ये लोग साथ साथ थे, और अब इनके रिलेशनशिप को करीब 4 ईयर्स हो चुके थे। इनको देखकर ऐसा लगता था कि ये लोग इनसेपरेबल हैं, और आगे चलकर ये लोग आपस में शादी करेंगे, और उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं हुआ। जब रिबेका यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तब उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि आगे चलकर वो एक टीचर बनना चाहती है। अब इसको करने के लिए उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी था। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन टीचिंग उसे लेना जरूरी था, और ऐसा करने में उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, और उसके बाद मैनचेस्टर में उसको एक हाई स्कूल में जॉब भी मिल गई। इसके बाद कुछ और साल बीत गए, और इस दौरान कुछ भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि रिबेका की एक बिल्कुल परफेक्ट लाइफ चल रही थी, जैसा कि वो चाहती थी। अभी तक रिबेका और उसके बॉयफ्रेंड को साथ में 9 ईयर्स हो चुके थे, और ये दोनों ही मैनचेस्टर के काफी नाइस अपार्टमेंट में साथ में रह रहे थे। रिबेका के बारे में बताया जाता है कि अपनी जॉब में वो काफी अच्छी थी। उसको एक अमेजिंग टीचर माना जाता था, और उसके स्टूडेंट्स उसको बहुत ही प्यार करते थे। इसके अलावा वर्ल्ड टीचर्स डे पर उसको एक परफेक्ट टीचर के रूप में सम्मानित भी किया गया था। इसके अलावा जो रिबेका के पेरेंट्स थे, जो कि मैनचेस्टर में ही रहते थे, उन्होंने वहां पर एक कैफे खोल लिया था, जो कि काफी अच्छा चल रहा था। जब भी रिबेका को टाइम मिलता था या फिर वीकेंड्स पर ये उस कैफे पर चली जाती थी, अपने माँ बाप की हेल्प कर दिया करती थी। और एक तरह से अभी तक देखा जाए तो उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। रिबेका को उसकी ड्रीम जॉब मिल चुकी थी। उसकी एक अमेजिंग रिलेशनशिप चल रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, और वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। इसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही फैंसी घर में रह रही थी, और ऐसा लगता था कि जिंदगी में इसके अलावा शायद उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जितना सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, इतना परफेक्ट रहने वाला नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि इस दौरान इसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो रिलेशन था वो खराब होने लगा था। पता नहीं कैसे, लेकिन इनका अभी तक चलता आ रहा हेल्दी रिलेशनशिप अब बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने लगा था। लगभग हर दिन इनके बीच में लड़ाई होती थी, बहस होती थी, और ऐसा लगता था कि साथ में रहना इन दोनों का बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा बताया जाता है कि रिबेका एक बहुत ही जेलस, बहुत ही इनसिक्योर पर्सन थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे चीट कर रहा है। इस कारण से वो हमेशा उस पर डिफरेंट एक्यूजेशंस लगाती रहती थी। हर समय रिबेका को जानना था कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, क्या कर रहा है। हम कह सकते हैं कि उसको हर एक मिनट की जानकारी चाहिए होती थी। वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी, अपने बॉयफ्रेंड का फोन चेक करती थी, और हर समय अपने बॉयफ्रेंड से क्वेश्चनिंग करती रहती थी।
इस कारण से उसके बॉयफ्रेंड को अब इसके साथ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस कारण से उसने डिसाइड किया था कि ये दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। रिबेका के लिए डिसीजन बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो इस व्यक्ति के साथ तब से थी जबकि ये दोनों 15 इयर्स ओल्ड थे। अभी तक इसके अलावा उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। शायद इसी कारण वो अपने बॉयफ्रेंड के प्रति बहुत ज्यादा पजेसिव थी, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। और इस कारण जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, इसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। रिबेका को अच्छा खासा डिप्रेशन हो गया था और वो इस दौरान सिर्फ घर पर ही रहना पसंद करती थी, कभी भी बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। जॉब करना उसकी मजबूरी थी, इसके लिए वो बाहर जाती थी, लेकिन इसके अलावा उसने बाहर कहीं भी जाना एंजॉय करना बंद कर दिया था। रिबेका अब अपने फ्लैट में अकेली रह गई थी। ये चीज उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती थी क्योंकि वो कभी भी अकेले नहीं रही थी। अब वो डिप्रेशन से भी जूझ रही थी, लेकिन किसी तरीके से उसकी जॉब चल रही थी। लेकिन अब 2020 का समय आ गया। आपको पता ही है कि उस समय पैंडेमिक ने हिट किया था और हर किसी को अब लॉकडाउन में रहना पड़ा था। रिबेका का भी स्कूल बंद हो चुका था, बाकी सारे स्कूल जितने भी यूके में थे सब कुछ बंद हो चुका था और अब टीचिंग ऑनलाइन चल रही थी। आपको पता ही है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब रिबेका पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुकी थी। रिबेका अब अपने इस अपार्टमेंट में बंद थी, किसी से बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती थी, बस थोड़ी बहुत फोन पर ही बात होती थी, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल सकती थी और बॉयफ्रेंड के जाने के बाद उसका और कोई भी रिलेशनशिप अभी तक हुआ नहीं था। इस फ्लैट में उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज थी और रिलेशनशिप का अंत आते आते कुछ बहुत ज्यादा सैड मेमोरीज भी थी इन दोनों की। उसको अपने बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे 18 मंथ्स गुजर चुके थे और धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा था। रिबेका अपने स्कूल वापस लौटी। अब वो अपने स्टूडेंट्स को फेस टू फेस पढ़ा सकती थी, लेकिन जैसा कि इंडिया में हुआ था कि बार बार लॉकडाउन शुरू हो जाता था, ऐसा ही वहां पर भी हो रहा था। वो 1 मंथ या 15 डेज स्कूल जाती थी, उसके बाद वापस से लॉकडाउन लग जाता था। सब कुछ एकदम केओस में चल रहा था। रिबेका को इस समय एक बार फिर से बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा और उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। फिर सितंबर 2021 का समय आया। अब रिबेका 27 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी और इस समय एक बार फिर से इसने अपने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब लॉकडाउन पूरी तरह से हट चुका है और ये जानकर अब रिबेका काफी खुश थी। अब कहीं ना कहीं उसका जो अकेलापन था वो दूर होने लगा था। वो स्कूल जाने लगी थी, स्कूल की टीचर्स से मिलने लगी थी, अपने पेरेंट्स से मिल रही थी और सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा था। अब धीरे धीरे एक अजीब सी बात होनी शुरू हुई और वो ये थी कि रिबेका को अब अपने स्टूडेंट्स की तरफ से काफी इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स आने लगे थे। रिबेका इस समय अपने 20s में थी। हम कह सकते हैं कि एक टीचर के हिसाब से वो थोड़ी सी यंग थी। वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और बहुत सारे टीनेज बॉयज जिनको वो पढ़ाया करती थी उसको ये काफी अट्रैक्टिव लगती थी, जैसा कि जनरली हो जाता है। उसको अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आते थे सोशल मीडिया पर, फोन पर। इसमें लिखते थे कि वी मिस यू, यू आर सो फिट, यू आर सो सेक्सी, हमें अपना नंबर दे दीजिए, टेक मी आउट ऑन अ डेट। इस तरह की बातें इसके स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखा करते थे। लेकिन रिबेका ने क्या किया? रिबेका को इस समय इन कमेंट्स पे एक स्टॉप लगाना चाहिए था। इसे अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहिए था कि इस तरह से अपने टीचर से व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन रिबेका ने कभी भी इस तरह की कोई भी कोशिश नहीं की। वो लगातार इस तरह के कमेंट्स पढ़ रही थी, शायद वो इन्हें इंजॉय कर रही थी और कभी भी उसने इन लड़कों को रोकने की या उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। इसने कभी भी इन कमेंट्स के बारे में किसी भी टीचर से बात नहीं की। ऐसा लगता है कि उसे सारे के सारे कमेंट्स, ये सारे फ्लर्टेशियस कमेंट्स काफी पसंद आते थे। उसे बहुत ज्यादा स्पेशल फील होता था और कहीं ना कहीं उसे वैलिडेशन मिलता था। और मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं कि ये जितने भी बच्चे थे ये बच्चे ही थे, क्योंकि इनकी एज केवल 14-15 ईयर्स थी। तो ये टीनेजर्स थे, ये उनकी टीचर थी। उसके बाद भी इसे ये सारी चीजें ओके लग रही थी। अब कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। बच्चों के बीच में रिबेका की रेपुटेशन बन गई थी कि एक इस तरह की टीचर है जिसे इन बच्चों के साथ या इन लड़कों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है और वो बुरा नहीं मानती है। अब और भी ज्यादा टीनेज लड़के इसको बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगे, इसके ऊपर कमेंट्स करने लगे सोशल मीडिया में। रिबेका इन सारे कमेंट्स का जवाब भी इन लड़कों को दिया करती थी ऑनलाइन। उन कमेंट से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसे जो भी कमेंट्स लड़के कर रहे थे उनका थोड़ा सा भी इसने बुरा माना था। वो आराम से इन लड़कों के कमेंट्स का जवाब दे रही थी। अब जल्दी ही हम एक ऐसे स्टूडेंट की तरफ चलते हैं जिसका ये आगे चलकर शोषण करने वाली थी।
इस टीनेज बॉय का हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि इसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रखी गई है। इस लड़के का नाम हम बॉय ए रख देते हैं। तो ये जो बॉय ए था, इसकी एज थी 15 ईयर्स और ये अपने हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी कि जो रिबेका थी वो इनकी मैथ्स टीचर थी। और जब सितंबर 2021 में रिबेका अपने क्लासरूम में वापस लौटी थी, तब पहली बार वो बॉय ए की टीचर बनी थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिबेका को बहुत सारे लड़के फ्लर्टेशियस मैसेजेस कर रहे थे, उनमें से एक लड़का बहुत ही प्रोमिनेंट था और वो था बॉय ए। रिबेका ने नोटिस किया कि बॉय ए इसको बहुत ज्यादा मैसेजेस करता है। रिबेका ने यह भी नोटिस किया कि ये लड़का उससे बहुत ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। यहां तक कि बॉय ए ने अपने घर में अपनी मम्मी को बताया हुआ था कि मेरी जो मैथ्स टीचर हैं वो बहुत ही फिट हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं। कहीं ना कहीं इसका अपनी मैथ्स टीचर पर बहुत ज्यादा क्रश था। इधर जो रिबेका थी, उससे बार बार बॉय ए उसका फोन नंबर मांग रहा था, और ऐसा नहीं था कि कहीं प्राइवेट में मांग रहा था, बल्कि जब क्लास चलती थी तभी बीच में ही ये लड़के रिबेका से उसका नंबर मांगा करते थे, स्पेशली बॉय ए। रिबेका भी सारे बच्चों के सामने यानी कि क्लास में ही इन लड़कों के साथ मजाक किया करती थी। हम कह सकते हैं कि फ्लर्ट बैक किया करती थी, और उसे कभी भी इनकी बातों का कुछ भी बुरा नहीं लगता था। जब बॉय ए इसको बहुत ज़्यादा नंबर के लिए पुश करने लगा, इससे बहुत ज़्यादा खुलेआम फ्लर्टिंग करने लगा, तब अक्टूबर 11 2021 में, यानी कि स्कूल खुलने के सिर्फ 5 वीक्स के बाद, रिबेका ने पूरी क्लास के सामने बॉय ए को एक चैलेंज दिया। ये एक मैथ्स चैलेंज था। इसमें रिबेका ने पूरी क्लास के सामने बोर्ड पर अपने फोन नंबर के 9 डिजिट्स लिख दिए। मैं आपको बता दूं कि यूके में 11 डिजिट्स के फोन नंबर होते हैं, जैसे हमारे 10 डिजिट्स के होते हैं। तो इसने 9 डिजिट्स वहां पर लिख दी और कहा कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं वो तुम्हें गैस करनी है। अगर तुम्हें मेरा नंबर पता चल गया तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। और ये सब कुछ वो पूरी क्लास के सामने कर रही थी, यानी कि क्लास का हर एक लड़का वहां पर उसका नंबर नोट कर सकता था। अब बॉय ए को केवल 100 कॉम्बिनेशंस ट्राई करने थे और उसके बाद उसे रिबेका का फोन नंबर मिल जाता। वही उसने करना तुरंत ही वहीं पर शुरू किया। जल्दी ही रिबेका का फोन बजने लगा, जो कि उसके बैग में रखा हुआ था उसी क्लास में। यानी कि बॉय ए ने कुछ ही मिनटों में इसका मोबाइल नंबर जान लिया था। शायद रिबेका भी यही चाहती थी। अब उसी इवनिंग में बॉय ए ने रिबेका को मैसेजेस करने शुरू कर दिए। ये थोड़े से फ्लर्टी मैसेजेस थे। इसमें बॉय ए ने यह भी लिखा कि कहीं तो मुझे इग्नोर तो करने वाली नहीं हो। इसके जवाब में रिबेका लिखती है कि नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर बॉय ए लिखता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मुझे मैथ्स पसंद नहीं है। इस तरह की बातें ये लोग आपस में करने लगे और कहीं ना कहीं इनके बीच में फ्लर्टिंग भी शुरू हो गई। इनके बीच में बातचीत लगातार चल रही थी। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिबेका थी, ये पोजीशन ऑफ पावर में थी। कहीं ना कहीं उसे इस लड़के को यहीं पर रोक देना चाहिए था, लेकिन ये जितनी भी मैसेजिंग थी ये जल्दी ही इनकी स्नैपचैट पर शुरू हो गई। और आपको पता ही है कि स्नैपचैट में जितने भी मैसेजेस हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं, ये 24 आवर्स के अंदर अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। तो शायद रिबेका इसी कारण स्नैपचैट पर ये सारी की सारी बातचीत करना पसंद करती थी। इन चैट्स में बॉय ए लिखा करता था कि केवल मेरे साथ ही तुम चैटिंग कर रही हो या और लड़कों के साथ भी। रिबेका इसे रिप्लाई कर रही थी कि नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मैं केवल तुमसे ही बात करती हूँ। और कहने लगी कि तुम तो मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। उसके साथ वो एक विंक वाली स्माइली भी भेजती थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा इस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी। अब ये जितनी भी बातचीत थी ये बॉय ए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा था। उन्हें बता रहा था कि मैं मिस रिबेका से बातचीत कर रहा हूँ। उनको इनके बारे में सब कुछ पता था। रिबेका को भी पता था कि लड़कों को सब कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसके अंदर का सेंस ही खत्म हो चुका था। अब जो बॉय ए था वो रिबेका से कहने लगा कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, और रिबेका ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद आता है 15 अक्टूबर 2021। अब तक इनकी ऐसे बातचीत शुरू हुए सिर्फ 5 डेज हुए थे। जिस दिन इन्हें डेट पर जाना था उस दिन बॉय ए इसको मैसेज करता है पूछने के लिए कि क्या मैं आऊं या ना आऊं। इसके जवाब में रिबेका लिखती है कि हाँ हाँ तुम तुरंत आ जाओ, तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें डेट पर जाना है, इसलिए अब तुम तुरंत यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद ये लोग ट्रैफर्ड शॉपिंग सेंटर जाते हैं, जो कि वहां का एक शॉपिंग मॉल जैसा है, और वहां पर बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं। यानी कि वो एक पब्लिक प्लेस है। डेट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी देख सकता है। अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी जगह पर जाते हो और आपको कोई देखता है तो कहीं ना कहीं आपको घबराना चाहिए।
लेकिन रिबेका पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो आराम से अपने टीनेज स्टूडेंट के साथ उस मॉल में घूम रही थी। इधर जो बॉय ए था वो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर आया था कि मैं एक दोस्त के घर पर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए और वहीं पर आज रुकूंगा। लेकिन इसके बदले वो वहां पर डेट पर चला गया था। अपने साथ वो एक ओवरनाइट बैग भी लेकर आया था। बाद में वो रिबेका के पास पहुंचा। रिबेका कार लेकर उसके घर के पास इंतजार कर रही थी। रिबेका के पास उसका डॉग भी था और बाद में रिबेका रास्ते में अपने पेरेंट्स के होम पर रुकी अपने डॉग को वहां पर छोड़ने के लिए। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डॉग हमको डिस्टर्ब करे। और जिस समय ये अपने पेरेंट्स के घर में एंटर हुई, इसने अपने स्टूडेंट यानी बॉय ए को बोला था कि तुम नीचे झुक जाओ या सीट पर लेट जाओ ताकि मेरे पेरेंट्स तुम्हें ना देखें। और यही बॉय ए ने किया भी। और फिर यहां से फिर वो लोग शॉपिंग मॉल में गए थे। अब ये लोग वहां पर आराम से पब्लिक प्लेस में घूम रहे थे। ये सारी चीजें वहां पर लगे सीसीटीवीज में रिकॉर्ड हो रही थी। ये लोग उस शॉपिंग सेंटर में बहुत सारी चीजें खा रहे थे, यानी कि फूड सेंटर्स पर गए, फिर शॉपिंग सेंटर्स पर गए और उसके बाद ये लोग गुच्ची के स्टोर पर गए। वहां की सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है। यहाँ पर बॉय ए एक गुच्ची की बेल्ट उठाता है। इस बेल्ट की कीमत थी 345 यूरोज। और जब रिबेका देखती है कि इससे ये बेल्ट बहुत पसंद आ रही है तो वो उस बच्चे को वो डिजाइनर बेल्ट दिला देती है जिसकी कीमत थी 345 यूरोज, यानी कि अगर हम उसे रुपीज में कन्वर्ट करें तो उसकी कीमत करीब 31,000 रुपीज थी। शायद वो उस बच्चे को, उस लड़के को खुश करना चाहती थी। वो उसके साथ गेम्स प्ले कर रही थी, उसको कंट्रोल और मैनिपुलेट करना चाहती थी। अब जबकि इनकी ये डेट यहाँ पर खत्म हो जाती है तो ये दोनों रिबेका के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। और यहाँ आने के बाद वो जो बॉय ए था वो रिबेका से काफी सारे मजाक कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं तो अभी इतना भी बड़ा नहीं हूं कि मैं ड्राइविंग कर सकूं, क्योंकि वो सिर्फ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड था। लेकिन रिबेका उसके जवाब में कह रही थी कि नहीं नहीं, ये सारी चीजें मत करो, मुझे अपनी एज याद मत दिलाओ। शायद उसकी एज के बारे में बार बार सुनकर उसका सेंस कहीं ना कहीं जाग जाता, इसीलिए वो ये सारी बातें सुनना ही नहीं चाहती थी। रात के 8 बजे ये दोनों रिबेका के फ्लैट में एंटर होते हुए सीसीटीवी में कैप्चर होते हैं। रिबेका ने पहले से ही अपने दिमाग में ट्विस्टेड प्लान्स बनाए हुए थे। बॉय ए सोफा पर बैठ जाता है और रिबेका उससे पूछती है कि अब तुम क्या करना चाहते हो। ये सारी की सारी जितनी भी बातचीत थी बहुत ज्यादा सजेस्टिव थी। बॉय ए ने उस समय रिबेका से पूछा कि यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं, तुम्हारे आज तक कितने सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। रिबेका हंसने लगी। उसने कहा कि ये तो एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन है और मेरे कुछ खास बॉयफ्रेंड नहीं रहे हैं, उतने ज्यादा नहीं जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। हालांकि इसको पता था कि वो केवल 15 ईयर्स ओल्ड है, वो एक वर्जिन है और इन सारी बातों का उस लड़के के प्रति कोई भी सेंस नहीं निकल रहा था। बाद में जब लड़के का बयान सामने आया तो अपनी टेस्टिमनी में बॉय ए ने बताया कि उस समय उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। बॉय ए अभी भी पूरी तरह से कन्विंस्ड था कि रिबेका इन सारी चीजों को यहीं पर खत्म कर देगी और इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। बॉय ए ने सारी चीजों को बहुत ज्यादा अभी तक सीरियसली नहीं लिया था। उसे पता था कि मैं कभी भी अपनी टीचर के साथ किसी भी तरह के रिलेशंस नहीं बना सकता हूं। वो एक एडल्ट है, मैं एक बच्चा हूं उसके सामने। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन रिबेका ने कुछ और ही सोचा हुआ था। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाना चाहती थी। अब उसने बॉय ए को घर जाने के लिए नहीं कहा, अपने बेडरूम में ले आई। वो बहुत सारे एडवांसमेंट उसके साथ दिखाने लगी, उसको किस वगैरह करने लगी और साथ ही ये भी कहने लगी कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसके बाद रिबेका ने उस छोटे बच्चे को यानी 15 साल के बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट किया। हालांकि देखा जाए तो बॉय ए का इसमें कंसेंट था, लेकिन 15 इयर्स की एज का कोई भी जो इंडिविजुअल है वो एज ऑफ कंसेंट से बाहर है। अगर वो किसी चीज के लिए हाँ भी कहता है तो उसके कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जा सकता। इन सारी चीजों को रेप ही माना जाएगा। और वैसे भी रिबेका तो उसकी टीचर थी, अगर वो 18 इयर्स ओल्ड भी होता तब भी इन सारे रिलेशनशिप्स का कोई मतलब नहीं था, कंसेंट देने का कोई मतलब नहीं था। अगर वो कंसेंट दे भी देता तो यही माना जाता कि रिबेका ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है। इस बच्चे को असॉल्ट करने के बाद ये लोग साथ में बैठकर टीवी देखने लगे। कुछ घंटे बीत गए और उसके बाद रिबेका ने एक बार फिर से बॉय ए को सेक्सुअली असॉल्ट किया, लेकिन दोनों ही बार रिबेका ने कोई भी प्रोटेक्शन यूज करने नहीं दिया।
अब जो बॉय ए था वो कहीं ना कहीं डर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे कारण रिबेका प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन रिबेका ने उसे बताया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब पता नहीं रिबेका को ये सारी कंडीशंस थी या फिर वो झूठ बोल रही थी। हालांकि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। हालांकि प्रेगनेंसी अचीव करने में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन उसके बाद भी रिबेका को इन सारी चीजों की कोई भी परवाह नहीं थी। इसकी इन सारी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि रिबेका ऐसा पहले भी कर चुकी है। वो इन सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। हालांकि ऐसा पता नहीं चला है कि इससे पहले उसने किसी को असॉल्ट किया था या नहीं किया था, या ये भी हो सकता है कि इसने किया हो लेकिन वो बच्चा कभी भी सामने ना आया हो। बॉय ए उस दिन रिबेका के ही बेडरूम में सो गया। अगले दिन रिबेका जल्दी उठी। वो एक की बनाने वाले के पास गई। उसने अपने घर की एक डुप्लीकेट की बनाई ताकि वो बॉय ए को ये की दे पाए। वो वापस लौट कर आई। उसने बॉय ए को ये की हैंड ओवर की और कहा कि तुम कभी भी मेरे घर पर आ सकते हो, कभी भी यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद बॉय ए वो चाबी लेने के बाद अपने घर चला गया। फिर उसी शाम वो अपनी माँ के साथ उसी सेम शॉपिंग सेंटर में गया और तब उसकी माँ ने वहां पर नोटिस किया कि उसके गले पर एक लव बाइट है जो कि रेड और पर्पल कलर की है। उसने तुरंत अपने बेटे से सवाल जवाब किया। उसने पूछा कि ऐसा कुछ क्या है, तो इसके जवाब में लड़के ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये तो बस ऐसे ही हो गया था। लेकिन बॉय ए काफी नर्वस नजर आ रहा था और बार बार अपने नेक को कवर करने की कोशिश कर रहा था। उस शाम घर आने के बाद उसने रिबेका को मैसेज किया और उसमें लिखा कि मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि मेरी माँ को शायद सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। रिबेका ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसको पता नहीं चलना चाहिए। ये सारी चीजें इनके बीच में मैसेजेस में होती रही। लेकिन जो बॉय ए था वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को इन सारी चीजों के बारे में बता रहा था, उनको मैसेजेस कर रहा था, सब कुछ डिटेल में बता रहा था। तो धीरे धीरे अफवाहें बहुत ज्यादा फैलने लगी कि बॉय ए और रिबेका के बीच में इस तरह के रिलेशनशिप कायम हुए हैं। ये सारी चीजें वैसे भी आग की तरह फैलती हैं। तो ये सारी घटनाएं रिबेका और स्टूडेंट ए के बीच फ्राइडे को हुई थी और जब मंडे मॉर्निंग आई यानी कि सिर्फ 2 दिनों के बाद ये सारी चीजें स्कूल में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। यहां तक कि जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज होती हैं उनको भी किसी ने चुपचाप इन्फॉर्म कर दिया कि किसी स्कूल के लड़के के साथ टीचर ने ऐसा किया है। इसके साथ ही बॉय ए की माँ को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। बॉय ए की माँ भी वहां पर पहुंची। वो बहुत ज्यादा नाराज थी ऑब्वियसली, और जब उसने बॉय ए से पूछा तो वो बहुत ज्यादा रोने लगा। उसने कहा कि हाँ ये सब कुछ ठीक है और तब तुरंत ही वहां पर पुलिस को बुला लिया गया। और जिस समय ये सारा का सारा कमोशन वहां पर चल रहा था उस समय जो रिबेका थी वो अपने क्लासरूम में थी, यानी कि किसी क्लास में जिसमें वो पढ़ाया करती थी उसी क्लासरूम में मौजूद थी। वो क्लासरूम उस समय खाली था। वहां बैठकर वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसे इन सारे र्यूमर्स के बारे में पता चल गया था। उसे पता था कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाले वहां पर आ गए हैं और जल्दी ही अब उसकी सारी पोल खुलने वाली है। उसे पता था कि वो जल्दी ही पकड़ी जाएगी। और तभी अचानक से इस स्टोरी में एंट्री होती है एक दूसरे कैरेक्टर की जो आगे जाकर इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये कैरेक्टर है बॉय बी। जिस समय रिबेका उस क्लासरूम में बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं रो रही थी थोड़ा बहुत, उसी समय बॉय बी उस क्लासरूम के सामने से गुजरा। उसने रिबेका को देखा तो वो क्लासरूम में चला गया और पूछने लगा कि सब कुछ ठीक है। तब रिबेका उठी। उसने एक बार फिर से अपनी जितनी भी ओल्ड ट्रिक्स थी उनको आजमाना शुरू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में फंसी होकर भी उसने बॉय बी को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया था। रिबेका ने बॉय बी से कहा कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैं लगातार कोशिश कर रही हूं अपने फोन से सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा डिलीट करने की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूं क्योंकि मुझे ऐसा करना नहीं आ रहा है। अब जो बॉय बी था उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। उसने रिबेका का मोबाइल फोन लिया और मदद की उसके फोन से सारा का सारा डेटा डिलीट करने में। उसने फोन की रीस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स ऑन कर दी थी। उसे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि वो एक क्राइम को कवर करने में रिबेका की हेल्प कर रहा था। जब सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया तब रिबेका ने बॉय बी को बहुत ज्यादा थैंक्स बोला। उसने कहा कि तुमने मेरी एक बहुत बड़ी मदद की है और जब समय आएगा बाद में मैं तुम्हें इन सारी चीजों के लिए रिवॉर्ड करूंगी।
अब जिस तरह से रिबेका थी उससे आप समझ ही सकते हैं कि वो किस तरह से बॉय बी को आगे चलकर रिवॉर्ड करने वाली होगी। अब आप यहाँ पर बॉय बी को ध्यान में रखिएगा। और ये जो बॉय बी से अभी रिबेका का एनकाउंटर था ये थोड़े समय के लिए ही था, क्योंकि जल्दी ही बॉय बी वहां से चला गया और बाद में उस क्लासरूम में पुलिस एंटर हुई और एंटर होते ही उन्होंने तुरंत ही रिबेका को अरेस्ट कर लिया था। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि यहां पर अगर रिबेका को अरेस्ट कर लिया गया तो बॉय बी इस कहानी में दोबारा से एंटर कैसे होगा? ये दोबारा इसलिए एंटर होगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कई बार ढंग से अपना काम नहीं करता है। पुलिस ने बॉय ए का पूरा इंटरव्यू ले लिया था। इस इंटरव्यू में बॉय ए ने खुलकर सब कुछ बता दिया था। रिबेका का सारा रोल उसने पुलिस को बता दिया था। अब पुलिस की बारी थी रिबेका के फोन को सर्च करने के लिए ताकि उन्हें एविडेंसेस मिले। लेकिन आपको पता ही है कि रिबेका ने बॉय बी की सहायता से अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दिया था। अब पुलिस को रिबेका के फोन से तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिलहाल रिबेका को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया और अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी थी। इस दौरान रिबेका को कोर्ट में जाना पड़ा। उसके ऊपर सारे के सारे चार्जेस लगाए गए, लेकिन उसने कोर्ट में जाकर नॉट गिल्टी प्लीड किया। उसने कहा कि बॉय ए ये सारी की सारी कहानियां बना रहा है और जो कुछ भी वो बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है। जल्दी ही रिबेका को बेल मिल चुकी थी, वो जेल से बाहर आ गई थी। अब इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना था, तब तक ये जमानत में ही बाहर रहने वाली थी। इसकी बेल की बहुत सारी कंडीशंस थी, जिसमें से एक कंडीशन बहुत ज्यादा एविडेंट थी और वो ये थी कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 ईयर से कम हो उसके साथ ये अनसुपरवाइज्ड तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो किसी ऐसे बच्चे से मिलेगी तो उस बच्चे के साथ किसी ना किसी एडल्ट का होना जरूरी है। लेकिन जल्दी ही रिबेका इस कंडीशन को ब्रीच करने वाली थी और यहीं से रिबेका के लाइफ की बर्बादी अब शुरू हो जाने वाली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिबेका को उसकी जॉब से सस्पेंड कर दिया गया था, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और बहुत सारी र्यूमर्स इसके बारे में फैली हुई थी। हालांकि देखा जाए तो वो कोई र्यूमर्स नहीं थी, वो सारी की सारी ट्रू स्टोरीज थी। लेकिन अभी लोगों को ये पता नहीं था कि ये सारी चीजें सिर्फ र्यूमर है या फिर रियलिटी है। अब क्योंकि रिबेका के पास कोई भी काम नहीं था, वो पूरी तरह से फ्री थी और टाइम पास करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इस कारण उसने अपने पेरेंट्स के कैफे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनचेस्टर में इसके पेरेंट्स का कैफे था, उसमें फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया। उसको कहीं ना कहीं अपना टाइम पास करना ही था। अब आपको पता ही है कि रिबेका बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही थी, उसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेन था और अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो आगे की जिंदगी अपनी ठीक से जिएगी और कभी भी इस तरह की चीज करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। उसे कहीं ना कहीं गिल्ट फील हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो रिबेका थी वो एक ट्रू प्रीडेटर थी। उसको किसी ना किसी नए शिकार की तलाश थी। रिबेका ने पहले बॉय ए को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया था, उसके बाद उसका शोषण किया था। हालांकि ऐसा करने के बाद वो बुरी तरीके से फंस चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से उसे यही काम करना था, क्योंकि ये सारी चीजें उससे गलती से नहीं हुई थी, बल्कि वो एक ट्रू प्रीडेटर थी। अब यहां पर एंट्री होती है एक बार फिर से बॉय बी की, और इस कहानी में आगे क्या होता है ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने ले आऊंगी। हो सकता है मैं पार्ट 2 कल ही ले आऊं या फिर मैक्सिमम मैं परसों तक पार्ट 2 ले आऊंगी। तब तक के लिए आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं दूसरा चैनल बना लूं, वो भी एक अच्छा आइडिया है, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। फिलहाल मैं इसी चैनल को बूस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि जल्दी ही, मेरा नया चैनल तो बन चुका है लेकिन जल्दी ही मैं उसमें वीडियोस पोस्ट करूंगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस कारण से मैं वीडियोस थोड़े से कम बना पा रही हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।